ओके सो हमारे पास जो रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस हम करने लगे हैं उसका नाम है फन जेक्ट को। ये भी एक पास्ट पेपर का सवाल है और मैंने आपको जो टाइम दिया था उसको जरा देखते हैं कि आपने क्या किया है रेशो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन की अगर मैं रिक्वायरमेंट पर जाऊं, रिक्वायरमेंट ए में उसने क्या कहा है? उसने कहा रीड्राफ्ट एस्पेक्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर 2024 टू एडजस्ट द डिस्पोजल ऑफ नॉन कोर डिवीजन इन नोट 1। X4 के रिजल्ट्स को मैंने एडजस्ट करना है और क्या करना है, जो नॉन कोर डिवीजन बेची है उसको मैंने ट्रीट करना है। एंड द मैनेजमेंट एंड रेंट चार्जेस व्हिच वुड हैव बीन इम्पोज्ड पर नोट 2 एंड 3। अब वो बेसिकली यहाँ पे मुझे सिनेरियो ये समझ आ रहा है कि मैंने एक डिवीजन बेच दी है, ठीक है, और उसकी वजह से मुझे कोई मैनेजमेंट चार्जेस पड़े हैं और रेंट में कुछ चेंजेस आने लगे हैं। ठीक, इसके लिए मुझे प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना है 5 नंबर इस चीज। Requirement B. Calculate the 20x4 ratios for aspect co-equivalent to those in note 4 based on the restated information in part A. You should assume that any increase or decrease in profit as a result of your adjustment in part A will also increase or decrease cash. कि अगर कोई चीज प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है तो वो कैश को भी इंक्रीज कर रही है, कोई प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है तो वो कैश को भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सिनेरियो अगर मैं देखूं तो उसने कहा जी फनजेक्ट को हैज आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट को एज अ पॉसिबल एक्विजिशन विद इन द सेम इंडस्ट्री। अब वो जो हमने क्वेश्चन किया था ना हाइडन वाला, एक सवाल लिखा था ना रेशियोज का, ये मोर और लेस उसी तरह का है। फनजेक्ट को एस्पेक्ट को एक्विजिशन टारगेट देख रही है, मतलब फनजेक्ट एस्पेक्ट को एक्वायर करना चाह रहा है। Aspectco is currently owned by Gamilton Group, and the following are the extracts from the financial statements of Aspectco. अब Aspectco के 20x4 के रिजल्ट्स उसने बताए मेरी क्या क्या है जी। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में इन्वेंटरी, रिसीवेबल, कैश तीनों बताया हुआ है। इक्विटी शेयर्स बताए हुए, रिटेन्ड अर्निंग्स बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को रीवैल्यू नहीं करता होगा। मूविंग ऑन, नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन है, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है, टैक्स पेएबल है। नोट 1, on 1st April X1 Aspectco decided to focus on its core business and so disposed of a non-core division। इसका ईयर एंड क्या था? 31 दिसंबर, ठीक है। और ये जो नॉन कोर डिवीजन उसको कब बेच रहे हैं? 1 अप्रैल को। तो इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च वो कोर डिवीजन, नॉन कोर डिवीजन हमारे पास थी, उसके बाद बेचा। तो इसके मतलब है 3 मंथ्स के रिजल्ट्स उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। The disposal generated a loss of 1.5 million, which is included within the operating expenses for the year. The following extract shows the result of the non-core division for the period to disposal. Period to disposal का मतलब है disposal date तक के results उसने बताए हैं, which were included in Aspectco results for X4। अब X4 के revenue में कितना added था non-core division का? 2100, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 1200, ग्रॉस प्रॉफिट 900 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 700। ये मुझे वहां से रिमूव करके उसकी नई स्टेटमेंट बनानी है, ठीक। इसके अलावा नोट 2 और 3 को भी एडजस्ट करना है। At present, Aspectco pays a management charge of 1% of revenue to Gamilton Co, which is included in operating expenses. Funjetco imposes a management charge of 10% on gross profit of all of its subsidiaries। हाँ जी, Funjetco अपनी सब्सिडरी से मैनेजमेंट चार्ज कितने परसेंट लेते हैं और एस्पेक्ट अपनी पेरेंट को कितना दे रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है जी, उसका जो रिवाइज प्रॉफिट होगा उसका 10% मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। 10% होना चाहिए ना मैनेजमेंट चार्ज। रेवेन्यू का है 99% पहले तो रेवेन्यू, हाँ जी देखो अभी एट द मोमेंट क्या हुआ है, जो उसका रेवेन्यू गिवन है उसका 1% चार्ज उसने ऐड किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, मैं वो माइनस करूंगा और जो रिवाइज्ड रेवेन्यू आएगा उसका 10% ऐड कर दूंगा। ठीक, समझ आई बात की? Note 3, Aspectco's administration offices are currently located within the building owned by Gamilton Grove. If Aspectco were required, the company would need to seek alternative premises. Rent paid, Aspectco paid rent of 46,000 in 2024. Commercial rent for the office space equivalent to would cost 120,000। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से 46,000 माइनस कर देंगे और 120,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ आ रही बात की? अब ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद मैंने रेशियोज कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं, इंडस्ट्री के उसने दिए हैं और बाद में इनके साथ कंपैरिजन भी करना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो एंड गियरिंग। ठीक, अब जरा देखते हैं उसने एडजस्टमेंट्स क्या किए हैं। आप लोगों ने अपनी तरफ से एडजस्टमेंट्स कर ली हुई है ना, अब जरा उसकी एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि क्या है।
ताकि हमें पता चल जाए कि हो क्या रहा है जिंदगी में। क्या नाम है इसका? फनजेक्ट। सी है ना। रेवेन्यू में से हमने कितना माइनस किया? कॉस्ट ऑफ सेल में से 1200। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसमें? वर्किंग दी है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ वर्किंग में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो नॉन कोर डिवीजन के थे वो कितने थे? लॉस ऑन डिस्पोजल उसने क्या किया तो उधर ऐड किया था, ये भी माइनस करेंगे। मैनेजमेंट चार्जेस देखो 1% हम उसमें से माइनस कर रहे हैं क्योंकि ऐड हुए थे, और 10% क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। 10% किसका? फनजेक्ट वो के रेवेन्यू का, ऐसे ही है। रेंट चार्ज बाय गिमल्टन माइनस किया, और जो कमर्शियल रेंट है वो क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज कितना एक्सपेक्टेड है? 512। तो ये इसके एडजस्टेड आ गए फिगर्स। अब इन एडजस्टेड फिगर्स पे रेशियोज निकाल लेते हैं। रेशियोज आपकी एडजस्टमेंट देखो यही थी, कुछ और थी? सर रेवेन्यू जो दोबारा ऐड किया वो गलत हुआ। जो चेंज अभी जल्दी से देख के ठीक कर लो, जल्दी से। ये इसीलिए मैंने निकाला कि जल्दी से अपने रेवेन्यूज को ठीक कर लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। वन ट्रिपल टू 12। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो कितने के थे? 11,700। उसमें से 700 माइनस किया। एडिशनल क्या था? 11,700 से ना। 11,700 उसने 700 माइले माइनस किया, फिर 1500 माइनस किया, फिर 542 माइनस किया, 3180 ऐड किया। This one I didn't understand because What? like won't you take the मैनेजमेंट चार्जेस देखो, बात हुई आपने 9% लेके कर दिया। 2100 का क्यों नहीं दिया 1%? क्या 2100 का 1% क्यों नहीं दिया? मैनेजमेंट चार्ज किसका है? रेवेन्यू का वो तो है, लेकिन रेवेन्यू किसका? वापस एस्पेक्ट का ना। एस्पेक्ट का। तो उन्होंने पूरा स्टेप ले लिया ना। और the way that's for the discontinued operation. यस, Oh, ये फनजेक्ट का जो रेवेन्यू है ना, इसमें से वो आपने माइनस कर देना, ठीक है। 142 and what else was minus? 46 माइनस किया, 120 ऐड किया। सर फंजेड का जो रेवेन्यू ऐड करना है वो फिगर ऐड नहीं करना, माइनस करना। and then we'll 50 माइनस कर देना। 1% माइनस करना और 10% ऐड करना। 10% जो ऐड करना है वो उसी की जगह करना है। हाँ जी, माइनस 31,800 का ढूंढो। ओल्ड रेंट प्रॉफिट, फनजेक्ट को प्रॉफिट का 10% लेता है। गमिल्टन को रेवेन्यू का 1% दे रहा था, और फनजेक्ट प्रॉफिट का 10% ले रहा है। तो ये रहा प्रॉफिट 31,800। इसका 10% मैनेजमेंट चार्ज। हमारी कैलकुलेशन है वो सी। आप लोगों ने रेवेन्यू रेवेन्यू कर लिया ना। जी सर। 0.01 मैनेजमेंट कॉस्ट 31,800 10%. डन, चल हो गया अली। अब चलते हैं जी, जो रेशियोज कैलकुलेट हुई हैं उनको देखते हैं कि क्या किया रेशियोज में। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन 31,800 डिवाइड बाय 52,100, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया 61%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19,588 डिवाइड बाय 52,100, दैट्स 38%, ठीक है। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 5700 डिवाइड बाय 52,100 इनटू 365, ये आ गया 40 डेज। करंट रेशियो 12,900 माइनस 1412 divided by 11,600, that is 1:1. Acid test ratio is 12,900 minus 4,900 minus 1412 divided by 11,600, ये आता है 0.57। और gearing आ रही है 16,700 divided by 9,000 minus 1412, that's 220%। क्वेश्चन में देखो ना बेटा, 1412 क्या है ये देखो, इसने बताया हुआ यहाँ पे। The profit has decreased from 21 million to 1,19,588 and resulting general entry will be what? प्रॉफिट में डिक्रीज कितना है? 1412 का।
पहले जो प्रॉफिट था और अब जो प्रॉफिट आ रहा है, ये देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे रिटेन अर्निंग्स भी तो कम होगी ना। ठीक है, जल्दी से ये रेशियोज अपने पास से देख लें, नोट कर लें। अच्छा, ये जो इसने एंट्री लिखी हुई है ना, डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट कैश, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है ना, एंट्री शो करने की जरूरत है, बस पता होना चाहिए कि इफेक्ट क्या आ रहा है। जाहिर बात है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो रिटेन अर्निंग्स भी क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स अगर कम होगी तो उसका इफेक्ट किधर आएगा? ठीक है, और उसने क्वेश्चन में एक बात की थी कि जो प्रॉफिट पे इफेक्ट है वो इफेक्ट कैश पे भी है, याद है? यस। इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड एज इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। तो अगर आपके पास प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपका कैश भी कम हुआ, तो इसीलिए इसको करंट एसेट्स में से माइनस किया 1412 को। ठीक है, और वो जो हमने 9000 लिया, 9000 क्या था क्वेश्चन में? 9000 क्या था? डेट डिवाइड बाई इक्विटी, इक्विटी 9000 थी ना, तो 9000 में से भी 1412 माइनस किया, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स इक्विटी में ही होती है और वहां से भी 1412 माइनस हो रहा है। ठीक, अब ये इसकी रेशोज आ गई जो रिकैलकुलेट करती हैं। 10 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक मोमेन? ओके, अब जी हम चलते हैं वापस उस सवाल पे और देखते हैं जी कि वो जो इंडस्ट्री की रेशियोज थी वो क्या थी। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना निकला? 61%। इंडस्ट्री में कंपनी का कितना है? 45%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री में 28% और हमारा कितना आया था? 38%, मतलब बेहतर है। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इसका 41 डेज है, हमारा आया था 40 डेज, स्टिल बेहतर है। करंट रेशो इसका आ रहा है 1.6, हमारा क्या था? 1, वो करंट रेशो हम पीछे हैं। क्विक रेशो इसका है 1.4, हमारा था 0.57, वो भी हम पीछे हैं। और गेयरिंग 220% हमारी थी और इसकी कितनी इंडस्ट्री की? 240%। का मतलब है कि इंडस्ट्री हाई गेयर्ड है, तो इंडस्ट्री के लिहाज से तो हम थोड़ा सा बेहतर ही जा रहे हैं। एग्रीड? नोट्स हमने देख लिए, इंफॉर्मेशन पढ़ ली, रेशियो कैलकुलेट हो गए, इंडस्ट्री वाले सामने हैं। अब क्या करना है? पार्ट सी, कंपैरिजन एनालिसिस। कितने मार्क्स हैं? 10 नंबर। टाइम अलाउड 18 मिनट्स। 10 नंबर के लिए टाइम अलाउड कितना होता है जेरी? 18 मिनट्स। 20 दिए, 256 है, 215 315 तक टाइम है। शुरू करें जल्दी से, इंटरप्रिटेशन लिखनी शुरू करें और लिखें सब लोग। अच्छा, एग्जामिनर वाली इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्या एक्सप्लेन किया है। रेशियोज का एनालिसिस, आपका जो लिखा गया एनालिसिस है वो एग्जामिनर से डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ है अगर आपने उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ प्रूव कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे? द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हैड अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 43%। अब इसने वो डिवीजन का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया, कितना है? 43%। एंड एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10%। बिफोर एडजस्टिंग फॉर द डिस्पोजल ऑफ एक्सपेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 60%। आफ्टर एडजस्टमेंट हैज बीन मेड टू रिफ्लेक्ट द डिस्पोजल, द एक्सपेक्ट ग्रॉस मार्जिन इज 61%, व्हिच इज हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 45%। ये रीजन, ये अब कई लोगों ने लिखा है कि उसका 61 है, इंडस्ट्री का 45 है, ये बहुत लोगों ने लिखा है। आगे इसकी रीजन आ रही है, thus it would appear that the disposal of non-core division has a positive impact on the gross profit of aspect। ये भी 2-4 बच्चों ने लिखा। आगे, such a positive comparison of the gross profit on the industry average would suggest that Aspectco has negotiated a very good deal with its supplier for the cost of goods in comparison to its competitor। ये रीजन डाली है इसने, ये इसने रीजन डाली है कि इसका अपने सप्लायर्स के साथ रिलेशन ठीक है। सप्लायर के साथ रिलेशन ठीक होगा तो चीजें हमें थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी, कम प्राइस में मिल जाएंगी, चीप मिल जाएंगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। समझ आई? तो रीजन डालो, फॉर्मूला सोचो, फॉर्मूला क्या है किसी भी रेशो का, उस फॉर्मूला के जो एलिमेंट्स हैं वही रीजन है। फॉर्मूला के जो एलिमेंट्स हैं वही रीजन है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय
सेल्स, तीन चीजें आ गई, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, मेनली दो, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इनकी बात करनी है आगे। as the gross profit is 16% higher than the industry average, ठीक है। However, when considering the operating margin, the financial statements have been adjusted to reflect number one, the disposal of the discontinued operation, the management charges which Funject would be imposed by Funjecco, commercial rent charges. These adjustments result in operating profit margin of 38%. So although operating profit margin is still 10% higher than the industry average, it would appear, अब ये यहाँ से reason आने लगी, it would appear that some of the advantage of having such a good deal with the supplier is lost when operating costs are incurred. वो जो operate gross profit margin के टाइम पे supplier से हमें अच्छी डील मिली हुई थी, उसका इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जितना डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री वाला और हमारा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इंडस्ट्री का और हमारा है उतना गैप नहीं है। वहां पे कितना था 61 और 45, यहाँ पे कितने 38 और 28, स्टिल है तो बेहतर है, लेकिन अगेन मेरा जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है वो जो मुझे फायदा मिला हुआ था मैनेजमेंट चार्जेस ने, और ये जो रेंट का एक्सपेंस आ रहा है, जो डिस्पोजल ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हुआ, नॉन कोर डिवीजन जो बेची है, उसने मेरे इफेक्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। आगे किधर गया, गुम हो गया। The operating profit percentage does not outperform the industry to the same extent that gross profit did. अब इसने ये नहीं लिखा कि इंडस्ट्री से बेहतर नहीं, वो कह रहे हैं जितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना बेहतर नहीं है, ठीक है। Although the management charges will be eliminated as an intra-group transaction on consolidation, it will still have impact on the individual financial statement of Aspectco. However, there is no indication of what this charge represents, as whether or not it reflects the market value of these costs. The rent of 120,000 is deemed to be a fair market value, which would indicate that the previous rent of 46,000 was artificially low. If Funjecco acquires Aspectco, it may wish to capitalize on the relationship which Aspectco has with its suppliers of goods, but it might also need to investigate the composition of operating costs other than those described above, is see if any of these can be avoided or reduced. वो कह रहा है ये जो दो तीन चीजें बताई हैं, इसके अलावा उसकी बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो उसको भी उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या क्या है, और उसमें से फिर देखना पड़ेगा कि क्या इसमें से कोई अवॉइड हो सकती है या कम हो सकती है। सिर्फ सोचो ना, आपने एक कंपनी एक्वायर करनी है तो आप उसमें क्या क्या करोगे, ये चीजें बता देनी है आपने। लिक्विडिटी के बारे में क्या कहते हैं, Aspectco's receivable collection period appears to be comparable with the KPIs provided 41 and 40 days. वो क्या कह रहा है, receivable collection days appears comparable. Terms of the trade are 30 days are quite reasonable, although though this usually depends on type of business, so there appears to be no causes for concern here. Receivable collection period से कहते हैं related कोई मसला नहीं है। Given that Aspectco receivable collection period is comparable to the industry, the difference is the current ratio 1.1:1 compared to 1.6:1, and can only be explained by either lower current assets other than receivables, for example cash, or higher current liability. As Aspectco cash balance does not appear to be low, 2.3 million का उसके पास cash balance है, ये कम तो नहीं होता। This suggests that its liabilities might appear higher than average. ठीक है, वो कह रहे हैं कि कैश तो इसके पास ठीक है, इसकी जो लायबिलिटीज हैं वो ज्यादा है, लेकिन आपने हर चीज में माइटिप में भी डाला, ठीक है। ये पीछे जो ग्रॉस प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं ना, बेसिकली जिस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है उसका तो एग्जैक्ट बता रहा है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की उसने देखो बड़ी प्रिसाइज बात की है, इट हैज अ गुड रिलेशन विद इट्स सप्लायर, ठीक है। मैनेजमेंट चार्जेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी बात उसने ठीक की है कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और वो रेंटल की वजह से उसका डिक्रीज है। अब इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास, सवाल में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो कह रहा है कि करीबी सबसे करीबी इसकी रीजन ये बनती है, दिस माइट बी दिस। अच्छा, और आगे कहता है जी कि परहैप्स Aspectco's favorable relationship with its supplier also extend to the longer than average credit terms, as Aspectco's asset test ratio is much less than the industry average. अब देखो इसने यहाँ पे क्या कहा है, बड़ी प्रिसाइज बात की है, इसने नहीं यूज किया, इसने कहा है कि जो फेवरेबल रिलेशन है सप्लायर्स के साथ, उसकी वजह से इसकी जो पेएबल्स की वैल्यू है वो भी क्या है, ज्यादा है। अब पेएबल्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर मेरा करंट रेशियो क्विक रेशियो क्या होगा, कम होगा ना। रेशियो सोचो ना, रेशियो डिनोमिनेटर ज्यादा है, ठीक है। सप्लायर मुझे ज्यादा टाइम दे रहे हैं ना टाइम पे करने के लिए, तो मेरे पेएबल्स बढ़ गए,
टेबल बढ़ गया तो मेरा करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों क्या हो गए, गिर गए एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री. दिस may raise a concern about Expexco's ability to sell its inventory. नहीं, ऊपर एक गुम हो गया एक पॉइंट. Asset test ratio is much less than the industry. This will also suggest that Expexco is holding higher than average level of inventory. Supplier से जब चीजें ज्यादा आ गई तो ये इन्वेंट्री भी ज्यादा खरीद लेगा. इन्वेंट्री ज्यादा रहेगी, आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, उसके बारे में भी लिख सकते हो आप. ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट ऑल्दो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक हिस्सा होता है, लेकिन अगेन यू कैन टॉक अबाउट इट, राइट. और उसके बाद कहते हैं दिस में रेजेस अ कंसर्न अबाउट Expexco's ability to sell its inventory. ये किस इंडस्ट्री में डील कर रहा था, बताया था इसने? बस ठीक है. There is also a current tax bill to consider. इसकी current tax की liability भी थी, कंसिडर करना पड़ेगा. 6200 का मतलब 6.2 मिलियन, अच्छी खासी अमाउंट है. कैश कम है इसके पास. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लिखना, क्योंकि ये बेसिकली इसने ये नहीं बताया ना यूके कंपनी है. ठीक है, फिर साइज की अगर बात कर ले तो वो अगेन फिर डॉलर है और वो पाउंड है, तो वो थोड़ा सा ये बात नहीं करनी है. अच्छा, उसके बाद कहता है जी कि indeed the Expexco were asked to settle its current liabilities from merely receivable and bank, it would be unable to do so. लाइबिलिटीज कहाँ से पे करनी होती हैं, जो कैश में हमारे पास पड़ा हुआ है और जो रिसीवेबल से आने हैं, ऐसे ही है. तो वो कह रहे हैं उन दोनों को मिला के तो पे नहीं कर सकता. ठीक है. Perhaps Funjecco may wish to further investigate the procedure associated with the purchase and holding Expexco's inventory prior to a takeover. वो कह रहे हैं उसकी इन्वेंट्री का जरा इन्वेस्टिगेट कर लो क्या है. As a parent company, Funjecco would be able to influence these procedures and have more control over these level of inventory heads. Gearing, Expexco appears to be highly geared, but perhaps this is not a huge cause of concern because it appears to be highly geared industry, 220 compared to 240. It may be that the proceeds from the sale of the non-core division can be or perhaps be used to repay loans. Non-core division बेचिए, पैसे आए होंगे ना, उन पैसों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लोन्स पे कर सकते हैं, अपनी गियरिंग मजीद क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. As gearing for the industry is higher than that for Expexco, it may be that the Expexco could still increase borrowings in the future. अच्छा, अब ये बड़ा मजे का पॉइंट लिखा है. गियरिंग कम है ना इसकी, इंडस्ट्री में कितनी है 240, इसकी कितनी है, तो ये लोन लेना चाहे तो ले सकता है. लोन लेना चाहे तो अपनी बोरिंग्स बढ़ा सकता है, क्योंकि बाकियों के अगर उनकी 240 मेरी 220 है, कैपेसिटी है. If so, Expexco may need to increase working capital efficiency and reduce cost in order to generate enough cash to service higher borrowing. Conclusion में क्या कह रहा है, कोई भी इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन के बगैर कंप्लीट नहीं है. आपने एनालाइज कर दिया हर रेशो को अलग 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 अलग, किसी रेशो में बेहतर नजर आ रहा है, किसी में खराब नजर आ रहा है, ऐसे होता है ना. जब तक कंक्लूड नहीं करोगे, आप एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं दोगे, कोई फायदा नहीं हो सकता. ठीक है. Overall aspects, statement of financial position gives a little cause of concern. The profit margins appear to be healthy, although further investigation of operating costs and working capital efficiency may be required. More information also needs to be obtained about nature of business and perhaps the financial statements of several years, as opposed to one would also be beneficial. सारी बात, आप एक कंपनी को खरीदने जा रहे हो तो एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो आप डिसीजन नहीं लोगे ना. आप कह रहे हो कि एक से ज्यादा ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तो हम हमारा डिसीजन मजीद क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा. बस कंक्लूजन नहीं लिखना था. अच्छा सर, तड़का भी नहीं लगाया हमने. तड़का लगाया ना, पहली लाइन पढ़ना. Overall aspect statement of financial position gives a little cause of concern. The profit margins appear to be healthy, लेकिन further investigation of operating cost is required. जिसने लिखा may be required, आप लिखो is required. समझ आई बात की, बात समझ आई. अब जो अपना आंसर लिखा है आपने, इसको पढ़ने के बाद क्या लगता है, अपने आप को रेट करो, कितने मार्क्स लगाओगे. कुछ भी नहीं लग रहे हैं ना मार्क्स. मेरे तो 7-8 नंबर 6 लगाए थे मैंने. वो तो मिनिमम लगाए ना, नहीं मैक्सिमम लगाए जी. वही लिख रहे हैं जो इन्होंने लिखा है. तूने कॉपी किया था तो अगर देखो मैं 6 कह रहा हूँ तो इसका मतलब एग्जाम में 6 तो आ जाएंगे ना, उतना ही चाहिए, चाहिए भी उतना ही. डेली बेसिस पे रेशियोज के 2 सवाल लिखें स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, और एंड से शुरू करो. अब जो बिल्कुल आखिरी सवाल था पेनाल्टी को तो हमने कर लिया. पेनाल्टी से पिछला कौन सा था, पेस्ट्री. और जो एक उससे पिछला सवाल है ये आज जाके लिखें.
उससे दो पिछले कल लिखें, उससे दो पिछले परसों लिखें। डेली बेसिस पे गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे दो सवाल रेशियोज के, दो सवाल ड्राफ्टिंग के, दो सवाल कंसोलिडेशन के करें। और स्टार्ट करें एंड से, आखिरी क्वेश्चन से, क्योंकि आखिरी वाले सबसे रिसेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो रेशियोज के क्वेश्चंस जो है 20 है। आज से भी शुरू करो तो कितने दिन में कंप्लीट होते हैं? 10 दिन में। कंसोलिडेशन के भी 20 हैं, तो इसका मतलब है आज क्या तारीख है? 23 है। 2 तारीख तक, 2 जून तक आपका ये सारा कंप्लीट होती है कैट। ठीक है। कंसोलिडेशन के पहले ही खत्म हो जाए। ओटीक्यूज कितने हैं? 40 कर लो। ठीक है, 35-40 ओटीक्यूज हैं। डेली के 5 ओटीक्यूज करो, कितने दिन में खत्म हो जाते हैं? 7-8 दिन में। एमसीक्यूज डेली के 50 करो, 50 एमसीक्यूज कितना टाइम लगेगा? FA1 MA1 देते रहे हो, 50 एमसीक्यूज के लिए टाइम अलाउड कितना होता था? 2 घंटे में हो जाते हैं। 5 ओटीक्यूज, 5 ओटीक्यूज का मतलब है कितने एमसीक्यूज बने? 25 एमसीक्यूज, 1.5 लगा लो, 1.5 घंटा, 3.5 घंटे हो गए। कंसोलिडेशन के 2 सवाल 1 घंटा, ड्राफ्टिंग के 2 सवाल 1.25 घंटा, कितने हो गए? 3.5, 4.5 और तकरीबन 5.75 घंटे। 2 सवाल रेशियोज के, चलो रेशियोज के फॉर द स्टार्ट 1-1 घंटा लगाओ पर क्वेश्चन, 1-1 घंटा लग जाएगा ना मैक्सिमम। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका लर्निंग कर्व अचीव होता जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम होता जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है तकरीबन 8-8.5 घंटे बनते हैं आपके। 24 आवर्स हैं आपके पास। 24 आवर्स में से 8 घंटे की नींद कर लो। नींद करें, अपनी नींद पूरी करें, ये बहुत जरूरी है। एक अपनी रात की 6 घंटे की नींद करें, 6 से 7 घंटे की, और दिन में भी 1 घंटे की नींद जरूर करें। ठीक है। अपने दिमाग को एब्जॉर्ब, जो चीजें पढ़ रहे हो उनको एब्जॉर्ब करने का टाइम दो। ठीक है, ताकि वो ना हो कि चीजें मिक्सअप होना शुरू हो जाए। व्हेन यू स्टे awake for a longer period of time, what happens? Things get mixed. ठीक है, चीजें जंबल अप होना शुरू हो जाती हैं। वो फिर याद नहीं होता। बंदा जो सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है उसमें एनसीए लिख रहा होता है, जैसे परसों हमजा कर रहा था। ठीक है। ये सिर्फ क्या है कि आपका रेस्ट नहीं हुआ था। व्हेन यू आर वेल रेस्टेड, आपका दिमाग काम कर रहा होता है। जब दिमाग काम करेगा तो कोई चीज अगर नहीं भी पड़ी हुई ना, यू विल डू समथिंग विद इट। लेकिन जब आप रेस्टेड नहीं हो, आपका जो दिमाग है वो एक स्टेबल कंडीशन में नहीं है, तो क्या होगा? जो चीज आती है उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। गॉट इट? तो ये तो एक स्टडी प्लान बन गया हमारा, और इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली 2 जून तक एक दफा मजीद किट खत्म होती है, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे। एग्जाम कब है? 2 को अगर ये खत्म करते हो किट, उसके बाद कितने दिन बचे? 6 दिन। 3, 4, 5, 6, 7, 5 दिन और बच गए। इन 5 दिन में से आप 2 दिन लगाएंगे जिसमें आप कैप्टन किट के, सॉरी, बीपीपी किट के एमसीक्यूज और ओटीक्यूज कर लेंगे। ठीक है, एमसी बीपीपी किट के एमसीक्यूज तो एक दफा मैंने कर ही लिए ना, एक दफा दोबारा कर लेंगे आप उनको। ठीक है, और ओटीक्यूज भी कर लेंगे। बीपीपी किट से लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो एंड के 3 दिन बच गए, उन 3 दिनों में आपने क्या करना है? उन 3 दिनों में आपने जो एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जितने भी पास पेपर्स और जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको करना है, ताकि आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जरा हैंड्स ऑन वो ग्रिप बन जाए। आपको पता चल जाए कि वहां पे चीजें किस तरह से नजर आएंगी आपको। फॉन्ट साइज बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है। अगेन जो एक चीज मैं काफी देर से रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप लोग वो कर लेते हैं कि जब प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे, चलो एक्सेल पे नहीं, अगर तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जब आखिरी 3 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो डू अटैच अ सेपरेट कीबोर्ड एंड अ माउस। ठीक है, ताकि आप जरा माउस भी, क्योंकि एग्जाम में तो माउस यूज करना है ना, तो माउस यूज करने के थोड़े से आदी हो जाए। ठीक है। ये लैपटॉप का कीबोर्ड और ट्रैक पैड तो काफी आसान होते हैं यूज करने, वो थोड़ा सा जरा मुश्किल होते हैं। ठीक है। अब गोइंग टूवर्ड्स द एग्जाम, एग्जाम में कितने सेक्शंस हैं? कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। गो सेक्शन वाइज, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना। कुछ बेवकूफ लोग ना ये भी करते हैं, लोगों की बातों में आके, कि पहले सेक्शन सी कर लेते हैं। ठीक है। अब जो पहले सेक्शन सी छेड़ बैठेगा ना, उसका पेपर नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन सी में जो रेशियोज वाला सवाल है, आपको नजर आ रहा है उसमें टाइम ज्यादा लगना है। ठीक है, तो रेशियोज वाले टाइम पे अगर सवाल ज्यादा लगा बैठे, बाद में पजल हो जाओगे।
एमसीक्यूज टेक्निकल देगा, वो अंग्रेजी में फंसाएगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो अंग्रेजी सही तरह नहीं पढ़ सकोगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलें, पहले एमसीक्यूज, फिर ओटीक्यूज, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। कल डिस्कस किया था ना, एमसीक्यूज में कितना टाइम लग जाएगा, 40 मिनट। 40 ओटीक्यूज में कितना टाइम लग जाएगा, 45 मिनट्स। तो इसका मतलब है तकरीबन आपने कितना टाइम सेव किया, 23 मिनट्स। 14 + 9 30, 23 मिनट्स। कंसोलिडेशन का सवाल आता है तो उसमें से आपके पास तकरीबन 15 मिनट सेव हो जाएंगे। समझ आ रही बात की? तो ये काइंडली काम अगर कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत सही रहेगी, और होपफुली जून में एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक। अब आज है जी 23rd। एग्जाम में आज से ऑनवर्ड्स कितने दिन है? आज से ऑनवर्ड्स कितने दिन है? 23 तारीख है ना आज। आज 23 का दिन भी है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 डेज है इंक्लूडिंग टुडेज टाइम। 16 दिन पहले फ्री कर रहा हूँ ताकि इन 16 दिनों में शादियां अटेंड करें, है ना, पोतगियों पे जाएं। ठीक है, कोई इतना आप लोग का जाना जरूरी नहीं है, घर वाले आएंगे, खाना घर पे खा लेना। ठीक है, अपना जरा नींद का थोड़ा स्केड्यूल ठीक करें। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के जरा पढ़ें, आपका दिमाग भी जरा काम करेगा। लेट सोने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन नींद जरूर पूरी करें। अपना एक सोने का स्केड्यूल बनाएं। एग्जाम कितने, किस किस का सुबह में है? 9 बजे किस किस का है? तो 9 बजे अगर एग्जाम है तो उसका मतलब है आपने अपनी रूटीन अगले 16 दिन में इस तरह की बनानी है कि 9 बजे आपका दिमाग जो है वर्किंग कंडीशन में हो। 12 बजे तक सोते रहेंगे तो क्या होगा, 9 बजे दिमाग नहीं चलेगा। ये मेरे साथ हो चुका है। एक एग्जाम की मैंने प्रैक्टिस जो प्रिपरेशन की, तो क्योंकि मैं एसबी में जॉब भी कर रहा था तो वो मेरी रूटीन इस तरह की बनी कि यहाँ से जाके मैं तैयारी करता था। 5 बजे मैंने फ्री होना, 6 बजे घर पहुंचना। अब वो मेरी आदत बन गई कि मैंने पढ़ना है, शुरू करना है, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा सोना है, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा सोना है। मेरे साथ एग्जाम में हुआ 1 घंटे बाद नींद आ गई, और मैं एग्जाम में 20 मिनट सोया था। यस। है, एग्जाम में मुझे सोना पड़ा था यार, वाकई सोना पड़ा था मुझे, जाग आ गई थी, वो ख्वाब आ गया था कि फेल हो रहा है। ठीक है, तो जो सबकी रूटीन जरा थोड़ी सेट करें। एग्जाम का जो आपका टाइम है स्पेशली उस टाइम पे अपने आप को एक्टिव रखें। एग्जाम के जो टाइम है जैसे 9 से 12:30, ये टाइम होता है ना ऑलमोस्ट, तो 9 से 12:30 डेली बेसिस पे बैठो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो। ठीक है, ताकि उस टाइम पे आपकी तरह मसल मेमोरी बने, थोड़ा दिमाग काम करे उस टाइम पे, राइट। सो व्हाट आई बिलीव इज कि जो अगले दिनों में चीज़ों को लेके चलेगा सही तरीके से, बहुत आराम से पास कर लेगा। ऑनवर्ड्स एटलीस्ट 12 आवर्स, एटलीस्ट 12 आवर्स इन्वेस्ट करें। 12 आवर्स इंटू 16 कितने बन जाएंगे? 200 घंटे बन जाएंगे, 200 घंटे बन जाएंगे। 12 इंटू 16 जरा करें ना, चलो 12 इंटू 15 करो, आज का तो 192, ये 12 इंटू 16 था। चलो 180 आवर्स बने, तो 180 आवर्स अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो बहुत, दैट्स वेरी गुड। अब इन 180 आवर्स का अगर ब्रेक डाउन लेंगे तो प्रैक्टिस और बुक दो चीजें हैं ना। बुक आपकी होनी चाहिए इन 180 आवर्स में से मैक्सिमम 30 आवर्स, बाकी 150 आवर्स की आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और 150 आवर्स में से तकरीबन आपके 50 आवर्स होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे, बाकी 100 आवर्स एमसीक्यू तो रोटी की उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि एमसीक्यू रोटी की एग्जाम में 60 मार्क्स है। और बीपीपी के एमसीक्यूज भी देखने के बाद एक चीज रियलाइज कर लो कि एमसीक्यूज हलवा नहीं है, ये अच्छे खासे आपको कई दफा ट्रिकी एमसीक्यूज देते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने से, गौर से समझना। डन। परसों जी आप लोगों का मॉक है, मॉक आप लोग कैंपस में आके देंगे। मोमिन और हुमायूं अगर आप भी आना चाहें तो जरूर आ जाए, ठीक है। और मॉक का टाइम जो है वो मैं कल ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आप लोग कल मेरे से कंफर्म कर लें, ठीक है। और फिर मॉक परसों हो जाएगा 25 तारीख को, उसको फिर हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे 26 को या 27 को। सॉल्व जो करेंगे वो ऑनलाइन सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको लिंक भेजूंगा ग्रुप में, ज्वाइन करेंगे, हम उसको वो पूरे मॉक को डिस्कस करेंगे। डन। घर जाएं, पढ़ें, ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।